जी, तो आज हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एसिड बेस का। ये हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस ओल्ड कॉन्सेप्ट। पहले जो कुछ साइंटिस्ट थे ऐसे आर्लैंड हो गया, चेट हो गया और डिवाइस, ये और इसी तरह लेविस हो गया। इन्होंने एसिड्स को कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसी तरह बेसिस को भी कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली दो तरह के क्लासिफिकेशंस थी हमारे पास। एक को इन्होंने नाम दे दिया क्लास ए, दूसरे को इन्होंने नाम दे दिया क्लास बी। ये थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने ये बात की कि मेटल आयंस जो होते हैं, डेट प्रेफर प्रेफर टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद लिगेंड्स। लिगेंड्स आपको पता है, जो लिव स्पेस होती हैं उन्हें लिगेंड्स भी कहते हैं। सच एज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इन्होंने ये बात की कि मेटल के जो आयंस होते हैं वो इनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये बात कर दी। इसी तरह इन्होंने कहा कि सच एज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, एंड थ्री डी एलिमेंट्स। जो थ्री डी एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है, ये जो होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेस के साथ या लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जस्ट इतनी सी बात की थी, क्लास ए डिवाइड कर दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्लास बी में क्या है, वो ये है कि मेटल आइंस that prefer to form stable complex with ligands such as phosphorus, AsSb, sulfur, selenium, tellurium, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ये बेसिकली इन्हें इसने क्लास बी में ये बात कर दी कि ये मेटल आयंस होते हैं जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिगेंड्स के साथ, ठीक है। इसी तरह इसने भी ये आगे बात की कि सच एज थ्री डी एलिमेंट्स थ्री डी एलिमेंट्स विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसने ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि बेसिकली इसने तो ये सारी बात कर दी ना कि अल्कली और अल्कलाइन और थ्री डी के एलिमेंट जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी एसिड और बेस का रिएक्शन अच्छा वहां पर होता है। इसने क्लास ए में ये बात की। क्लास बी में उसने ये कैटेगरी रख दी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल बना रहे हैं, और साथ थ्री डी एलिमेंट्स लेकिन जिनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका वेट ज्यादा है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इतनी ज्यादा लॉजिक्स नहीं है। इन्होंने जस्ट स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो आगे चलकर हम फर्दर इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद आता है हमारे पास पियर्सन का कॉन्सेप्ट। पियर्सन्स कॉन्सेप्ट। पियर्सन्स कॉन्सेप्ट
बेटा अपना माइक ऑफ रखा करे जब भी मीटिंग ज्वाइन करें। पियर्सन कॉन्सेप्ट क्या है कि 1963 के अंदर राल्फ जी पियर्सन ने इस क्लास को एक्सटेंड किया था। ये जो क्लासिफिकेशन की थी ना उन्होंने क्लासेस को, क्लास ए और क्लास बी को, इसने फिर इसको एक्सटेंड कर दिया था। इसको इसने नाम दे दिया था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस का। ये बाद में पियर्सन ने ये काम किया था, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेसिस का, ठीक है। और इसने मेंशन की थी बॉर्डर लाइन कैटेगरी भी एसिड्स और बेसिस के लिए। बॉर्डर लाइन के ये मतलब एज अ वर्क कर सकते हैं बोथ एसिड बेस के तौर पर। बॉर्डर लाइन कैटेगरी जिनको आप समझ लो कि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इंटरमीडिएट की बात कर लें, ठीक है, जो कि ना तो ज्यादा हार्ड है ना ही सॉफ्ट है, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था पोलराइजिंग पावर का। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कैटाइन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी आप कह सकते हो कि कैटाइन जो है ना बेसिकली वो नेगेटिव जो आयन होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये एनाइन है, ये कैटाइन है। अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि एनाइन का साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू कैटाइन। तो ये अब इनके दरमियान मान ले कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इस एनाइन का जो साइज होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसकी शेप जो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये शेप इसकी पियर शेप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पोल्स डेवलप हो जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। पोल्स डेवलप हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि इनके अंदर पोलराइजेशन हो गई है। पोलराइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। और ये होती किस वजह से? ये कैटाइंस की वजह से होती है मेनली। तो इसलिए हम जब भी बात करेंगे पोलराइजिंग पावर तो तब हम बात करते होते कैटाइन की, ठीक है। ये वैसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे भी फजान्स रूल के अंदर। तो पोलराइजिंग पावर पीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायरेक्टली होती चार्ज और इनवर्सली होती साइज के, चार्ज टू साइज रेशियो की होती है। अब देखो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन। ये याद रख लो, जिसमें ये ज्यादा कि जिसका स्मॉल कैटाइन हो लार्ज एनाइन हो वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगी और वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि पोल्स कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही डिवेल्प होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड कम हो जाएगा। और जहां पर भी आयोनिक बॉन्ड कम हो कोवलेंट ज्यादा हो तो वो वीक हो जाता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड से ये वीक होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पोलराइजेबिलिटी की, अब देखिए पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये एबिलिटी होती है एनाइन की टू गेट पोलराइज, कि वो कितना ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एनाइन की हमेशा बात होगी कि कैटाइन उसके इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपनी तरफ खींचता है। तो ये एनाइन के अंदर पोलराइजेशन होगी, ठीक है। तो इसके बेस पर इसने कुछ क्लासेस डिवाइड की थी। हाँ जी, पूछे सवाल। सर ये
लार्ज साइज एलिमेंट्स एटम्स, सॉरी, लार्ज साइज जो आयंस होते हैं ये पोलराइजेशन काज नहीं करते? लार्ज साइज के स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन, ये पोलराइजेशन इनकी होती है, ठीक है। और काज करवाने वाली चीज जो होती है वो कैटाइन होती है, कैटाइन होते हैं, ठीक है। सर जो सर जो लार्ज साइज वाला हो, चाहे वो कैटायन या एनायन हो, दोनों में से लार्ज साइज वाला नहीं करवाता वैसे? मैंने जैसे आ, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में आप करते हैं। आपको बताया कि स्मॉल कैटाइन होना चाहिए और लार्ज एनाइन होना चाहिए, ठीक हो गया। तो यहां पर मैंने बात क्या की है, लार्ज एनाइन। लार्ज एनाइन के अंदर पोलराइजेशन अच्छी होती है। लार्ज एनाइन कैसे करवाते हैं, करवाने वाली चीज तो कैटाइन होगा। इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, क्या लार्ज एनाइन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? जी। तो कैटायन अट्रैक्ट करेंगे। डेफिनेटली पोलराइजिंग पावर की जब बात कर रहे हैं तो वो कैटाइन की बात है, पोलराइजेबिलिटी की बात है। तो वो फिर उसके अंदर पोलराइजेशन हो रही है और करवाने वाला कौन है, कैटाइन है। समझ आई ये बात की? ओके सर। तो हमारे पास दो चीजें, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स में लिख देता हूँ, हाई पोलराइजिंग पावर होगी इसकी, हाई पीपी पोलराइजिंग पावर, और सॉफ्ट एसिड की लो पोलराइजिंग पावर होगी, और ये स्मॉल साइज होगा इसका। यहाँ पर लार्ज साइज, अब देखें, लार्ज साइज है यहाँ पर सॉफ्ट एसिड का, तो आप कह सकते थे ना कि ये यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसका लार्ज साइज है? यहाँ पर कैटाइन का लार्ज साइज हुआ तो पोलराइजेशन नहीं होगी, ये बात याद रख लो। पोलराइजेशन करवाने वाली चीज कैटाइन है, तो अगर कैटाइन का साइज बड़ा होता है या एनाइन का साइज समटाइम छोटा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हमारे पास है, इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ना। और आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले गुड एसिड्स होते हैं, और इनके ऊपर जीरो या लो चार्ज होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यूजुअली लाइट मेटल जो होते हैं, लाइटर मेटल्स, ये डेफिनेटली ये काम करते हैं, और ये हैवी मेटल आयंस होते हैं यहाँ पर, हैवी मेटल आयंस। और इसके बाद यहाँ पर फिर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर डी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, जबकि यहाँ पर नियरली फिल्ड होता है डी, नियरली फिल्ड होगा डी ऑर्बिटॉल। और यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। ठीक हो गया जी, ये डिफरेंस है। इसके बाद बॉर्डर लाइन केस की हम बात कर लेते हैं। बॉर्डर लाइन जो है इंटरमीडिएट है, अभी उनकी बात क्या करनी है, इनकी एग्जांपल से ही हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये देखें, ये इन्होंने अपने, आप कह लो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की है कि ये जो चीजें हैं ये हार्ड एसिड्स हैं, ये जो चीजें ये सॉफ्ट एसिड्स हैं, या ये जो हैं वो सॉफ्ट बेस हैं। इस तरह से ये सारी क्लासिफिकेशन कर दी है सॉफ्ट एसिड्स। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ पे मेरे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक देता हूँ, जैसे एच पॉजिटिव, एल आई पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। इनको एज सच आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से पॉइंट्स आपको आने चाहिए। अगर वो पॉइंट्स क्लियर हो गए तो ये एग्जांपल्स आपके लिए इजी हो जाएंगी। पॉइंट्स को याद कर लें, एग्जांपल्स को याद करने नहीं बैठ जाना, अपने एग्जांपल खुद ही आपके माइंड में आ जाएंगे। ये बॉर्डर लाइन केसेस थोड़े से आपको माइंड में होने चाहिए, बाकी तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि याद करें, क्योंकि ये रट्टा नहीं लगाना। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट्स को मद्देनजर रखें। ये कुछ बॉर्डर लाइन केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, ये ज्यादातर यूज होते हैं। इसके बाद है, सॉफ्ट की बात करें तो हमारे पास है कॉपर, ए जी पॉजिटिव, ए यू पॉजिटिव, एच जी पॉजिटिव, टी एल पॉजिटिव, पी टी पॉजिटिव, एच जी टू पॉजिटिव,
Tl3 पॉजिटिव, ये जो है कुछ ये सॉफ्ट एसिड्स हैं। इसी तरह लेविस बेसिस की बात कर लेते हैं। लेविस बेसिस, और उनको भी हम हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। देखिए हार्ड जो होते हैं उनकी लो पोलराइजेबिलिटी होती है। उनके अंदर आप कह सकते हो कि पोल्स इतने ज्यादा नहीं बन पाते, लो पोलराइजेबिलिटी होती है। इसके अलावा स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसा कि फ्लोरीन वगैरह, इसका साइज बहुत छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा डोनेट नहीं कर पाता ना। इसके बाद है फील्ड ऑर्बिटॉल्स। इनके जो ऑर्बिटॉल्स होते हैं वो भी फील्ड होते हैं। और सॉफ्ट बेसिस की बात करें तो हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, ठीक हो गया, और लार्ज साइज होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और यहाँ पर पार्शली फिल्ड होते हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे अगेन हार्ड बेस, यहाँ पे इंटरमीडिएट, और यहाँ पर सॉफ्ट बेस। हार्ड की अगर आप बात करो तो वाटर हो गया, यानी जो स्ट्रॉन्ग होती हैं समटाइम्स वही हार्ड है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको माइंड में रख लेना है। R2O, RO, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Nr3 वगैरह। इंटरमीडिएट में C6H5, NH2, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SO3 ट्वाइस, और N2 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर C6H6, C2H4, RS नेगेटिव, R2S, RSH, CH3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बेसिस में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के नाम से ये मशहूर है। इसको देख लेते हैं। तो हार्ड, इसके कुछ पॉइंट्स है, पहले वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये कहता है कि हार्ड एसिड जो होता है वो कंबाइन करने की कोशिश करेगा हार्ड बेस के साथ, ताकि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सके, स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को ज्यादातर डील करते हैं। नंबर टू, सॉफ्ट एसिड जो होगा वो सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करेगा। नंबर थ्री, लार्ज कैटाइन जो होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लार्ज कैटाइन जो है वो हमेशा लार्ज एनाइन के साथ ही लगता है, अटैच होता है। और फोर्थ पॉइंट जो है स्मॉल कैटाइन, स्मॉल कैटाइन जो होगा वो स्टेबलाइज करेगा स्मॉल एनाइन को, ये भी याद रख लें। इसके बाद बॉन्डिंग बिटवीन हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस अक्कर्स थ्रू आयनिक बॉन्ड। इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब देखें ये ऐसा सच कोई इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है गुजारा करवाएगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट तब आपके बनते हैं जब ये आप थोड़े से ना हार्ड एसिड को याद करते हो, हार्ड बेस को। डेफिनेटली वो फिर टफ काम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, MgOH ट्वाइस, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है। कैसे? ये Mg जो है, Mg2+ जो है ये हार्ड एसिड है, और OH नेगेटिव जो है ये हार्ड बेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। इसके बाद हमारे पास है जी बॉन्डिंग बिटवीन, बॉन्डिंग बिटवीन सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस occurs through covalent bond।
तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, लाइक Hg(I2), ये कोवलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान। Hg2 पॉजिटिव ये स्ट्रॉन्ग, सॉरी सॉफ्ट एसिड होता है, और I नेगेटिव जो है ये सॉफ्ट बेस होती है। ये बातें हो गई हैं जी इसके पॉइंट्स की। अब हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस की भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, एप्लीकेशंस की हेडिंग डालते हैं जी इसमें। नंबर 1 पे है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विद सेम लिगेंड। सेम लिगेंड, मैं आपको बताता हूँ, देखें हमारे पास है Ag(I2), ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है किससे, देन AgF2 से। ऐसा क्यों? देखें Ag जो है ये बेसिकली सॉफ्ट एसिड है, और जो F नेगेटिव है ये हार्ड बेस है, और जो I नेगेटिव है ये सॉफ्ट बेस है। आपको मैंने बताया है कि सॉफ्ट एसिड कंबाइन करना चाहेगा किसके साथ, सॉफ्ट बेस के साथ, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये एक इसकी एप्लीकेशन हो गई है, और ये है भी हकीकत में। इसके बाद है कि लिंकेज जो होता है एम्बिडेंट लिगेंड का मेटल आयंस के साथ। ये क्या, एम्बिडेंटेट का मतलब होता है जो दो साइड्स रखते हो, ठीक है, जो वर्क कर सकते हैं। आप कह लो कि एम्बिडेंटेट होते हैं, होती तो उनके पास दो डोनर साइड्स हैं, दो साइड से वो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वो करते एक साइड से डोनेट्स हैं, तो इनको हम एम्बिडेंटेट लिगेंड कह रहे होते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड, जैसा कि SCN नेगेटिव, इसके पास दो डोनर साइड्स हैं लेकिन डोनेट एक साइड से करता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर S जो है ये सॉफ्ट बेस है, और CN नेगेटिव में जो N है ये हार्ड बेस है। अगर इनकी दो डोनर साइड्स हों तो, क्योंकि सल्फर से भी यहाँ पे डोनेशन हो रही है, सॉफ्ट बेस से भी, और हार्ड बेस नाइट्रोजन से भी हो रही है, तो अब क्या, कौन सी हम साइट को यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। प्लेडियम है हमारे पास, इसके साथ हमने लगा दिया SCN नेगेटिव, और ये प्लेडियम का एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है थायोसाइनाइड के साथ। ये हो गया, और इसी तरह क्रोमियम अटैच कर दिया, NCS। अब पहली साइड में सल्फर डोनेट कर रहा है, ठीक है, दूसरी साइड में जी आपके पास डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, प्लेडियम जो है ये सॉफ्ट एसिड है, तो इसके साथ सल्फर लगा दिया है, वो डोनेट करेगा सॉफ्ट बेस। इसी तरह क्रोमियम है, हार्ड एसिड है, इसके साथ नाइट्रोजन आ गया, ये हार्ड बेस है, तो हार्ड एसिड हार्ड बेस को डोनेट करेगा, इसी तरह सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस को डोनेट करेगा। तो ये भी सेकंड इसकी एम्बिडेंटेट लिगेंड की स्टोरी भी क्लियर हो गई है। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाती है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है बेसिकली? सिम्बायोसिस का मतलब है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस prefer to attach with that atom which is already attached to hard ligand। क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल से। इसी तरह सॉफ्ट बेस प्रेफर टू अटैच विद दैट एटम
विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू सॉफ्ट लिगेंड। ठीक है, आसिया अपना माइक ऑफ करें। बेटा मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि जब मीटिंग ज्वाइन कर लिया करें तो अपने माइक्स को ऑफ कर लिया करें, बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम ना काज किया करें। तो यहाँ पर हमारे पास है BF3। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पे है NH3। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट कैसे है आपको पता चलता है अभी। अब देखें जो NH3 है ना, ये हार्ड बेस है बेसिकली। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये हार्ड लिगेंड है। हार्ड लिगेंड है, ये भी हार्ड बेस है। और ये ब्रोमीन के साथ इसने ये बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है कि हार्ड बेस हमेशा उसके साथ अटैच होने को प्रेफर करती है जो एटम जो होता है बेसिकली वो ऑलरेडी किसी हार्ड लिगेंड के साथ अटैच हो। ठीक है, इसी तरह सॉफ्ट जो है वो उसके साथ प्रेफर करेगी जो ऑलरेडी किसी सॉफ्ट लिगेंड के साथ अटैच हो। तो इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इसके बाद आ जाता है जी सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, ये क्या है? देखिए हम बात करें लिथियम आयोडाइड इज मोर सोल्यूबल। और इसके अलावा देन एजी आयोडाइड, इसकी रीजन देख लेते हैं। इसकी रीजन देखने पे हमें पता चलता है कि लिथियम जो है ये हार्ड एसिड होता है और आयोडाइड जो है ये सॉफ्ट बेस है। इसी तरह एजी जो है ये सॉफ्ट एसिड होता है। और आपके पास आयोडाइड जो होता है ये सॉफ्ट बेस है। तो चूंकि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करेगा तो वहां पर हमेशा हमने ये बात पढ़ी है, आपने भी अभी प्रीवियस ये स्टडी किया है कि सॉफ्ट एसिड जब कोवलेंट बॉन्ड हमेशा सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के दरमियान बनता है, ये बात तो आपने पढ़ ली है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करेगा तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो मेनली कोवलेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये मोर आयोनिक होंगे और ये डिसॉल्व हो जाएंगे रेडली। ये रेडली डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हमने देख ली, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। फर्दर आप इसको स्टडी कर सकते हैं अपने वे में। इसकी लिमिटेशंस की बात करें, इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन सेवरल रिएक्शंस। ये बहुत से रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लाइक SO3 ⁻⁻² प्लस HF, ये मिलकर बना देते हैं HSO3 नेगेटिव फ्लोराइड। अब ये सॉफ्ट बेस है और ये हार्ड एसिड है। ठीक है, और हार्ड बेस के साथ कंबाइन है ये। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस। तो ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है प्रोडक्ट्स स्टेबल है यहाँ पर। तो ये इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया पहले, ये बहुत से और भी रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड, अनेबल टू एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव स्ट्रेंथ
ऑफ एसिड बेस। एस्टर्स बेस, एस्टर्स और बेसिस की ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि लाइक OH ज्यादा इस बेसिक है या F नेगेटिव। नंबर 3, ये जो है वाइडली जनरल कॉन्सेप्ट है। वाइडली जनरल समझते हैं, समझ लें कि ये बहुत सी चीजों को अपने अंदर समा जाता है, लेकिन स्पेसिफिक चीजों को ये डिस्कस नहीं करता। ये सब में ही इसने टांग अड़ाई हुई है, लेकिन एक्सप्लेन कोई एक चीज को भी सही से नहीं कर पाता। बस कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ये एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद फोर्थ है कि H पॉजिटिव जो है ये हार्ड एसिड है, और H नेगेटिव जो है ये सॉफ्ट बेस है। सो इट शुड हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, होना तो यही चाहिए था कि इनका आपस में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन ये प्योरली कोवलेंट होता है। ये आपको भी पता है, ये प्योरली कोवलेंट नॉन पोलर होते हैं ना। H नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिल सकते हैं ना, मिलकर ये कौन सा बनाते हैं, H2 बनाएंगे। तो ये तो होना चाहिए था पोलर, लेकिन ये पोलर नहीं है, ये तो नॉन पोलर है। तो ये इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, और एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। फर्दर आपका कोई सवाल है आज के लेक्चर के हवाले से तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं जी।